नोटिस करो एक बार, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है भारत का ड्रेनेज सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं अपवाह तंत्र। ठीक है, ये शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर भारत है क्या। ठीक है, हम पहले इंडिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत में टोटल कितने स्टेट्स हैं और यूटी कितने हैं? यूटी यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश 8। कौन कौन से हैं? तो मैं इतना मान के चलूँ कि इतना सबको पता है, पक्का? ठीक है, स्टेट्स के बारे में पता है और सभी को इनकी कैपिटल्स भी पता है स्टेट्स की। ठीक है, बॉर्डर कंट्री मतलब राजस्थान के कितने स्टेट, कितने मतलब कंट्री है जो टच करते हैं? वेस्ट बंगाल के कितने कंट्रीज है जो टच करते हैं? थोड़ा सा एक बार नाइबर कंट्रीज़ को पहचान लेते हैं, थोड़ा अड़ोस पड़ोस को अगर देख लेंगे तो पता लगेगा कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, हर एक चीज़ में कोई सा भी काम करते हैं तो अड़ोस पड़ोस में देख लिया करो कि वो क्या कर रहे हैं। तो हम पहले पड़ोसी के बारे में चर्चा करते हैं। हमारा जो भारत है, हमने लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात कर रखी है कि कहाँ से क्या स्टार्ट होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर भारत को बोला जाए कि भारत कहाँ से कहाँ तक है, तो भारत का जो अक्षांश देशांतर है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक ख़त्म होता है। एक बार आप रफ में ये बना लेना, ऐसे करके जो भी है वो बना लेंगे। एक बार इसको देख लेते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये भारत का क्या है? लेटीट्यूड। आप इसको ऐसे करके देखोगे, भारत का लेटीट्यूड ऐसे है। भारत का लेटीट्यूड कैसा है? ऐसे। लेटीट्यूड का मतलब ही ऐसा होता है, लेटी यानी कि जो गिरा हुआ है, जो सोया हुआ है, और लॉन्गिट्यूड का मतलब जो लंबा है। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे। भारत का लेटीट्यूड ये है और लॉन्गिट्यूड क्या है? ये है। आप सभी ने क्या ये नोटिस किया कि भारत का जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो कितने डिग्री का लाइन्स है इनके बीच में? जैसे कि क्वेश्चन आ जाए, 8 डिग्री से शुरू हो रहा है, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करते करते हम 37 तक पहुंचेंगे। तो ऐसे टोटल कितनी रेखाएं हैं हमारे भारत में? अप्रोक्स देखेंगे तो आएगी 30। ऐसे काउंट करके देखना, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, 37 में से 8 गए 29। ये रूल होता है ना मैथ्स का, इसमें +1 ऐड कर देते हैं, इक्वल्स टू 30 हो रहे हैं। लास्ट वाली संख्या से इस वाली संख्या को घटा दो, +1 कर दो। 37 में से 8 गए 29, +1 किया 30 हो रहे हैं। यानी भारत में कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? भारत में कुल कितने लेटीट्यूड्स है? 30। ठीक, ये क्वेश्चन अलग है कि भारत में लेटीट्यूड कितने हैं? 30। और भारत का लेटीट्यूड क्या है? दोनों में रात दिन का अंतर है। भारत का लेटीट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और भारत में कुल कितने लेटीट्यूड है? 30। कैसे? 37 में से 8 गए, जो लास्ट वाली संख्या से पहली वाली संख्या को माइनस किया, +1 किया, 30 आ रहे हैं। वैसे ही मैथ्स का एक फॉर्मूला होता है, अगर किसी भी संख्या को अगर आपको पता करना है कि 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्याएं हैं,
1 से लेके 10 तक कितनी संख्याएं हैं। अगर आपको ऐसे अगर सीधे लेस कर दोगे ना तो आप इनमें से एक की काउंटिंग ही नहीं कर रहे, या तो 1 की नहीं कर रहे या फिर 10 की काउंटिंग नहीं कर रहे। तो इस काउंटिंग को ऐड करने के लिए आप +1 कर रहे हो, ठीक है। तो 10 में से 1 गए 9 +1 क्या, वापस 10 हो जाएंगे। वैसे ये करें तो भारत का लॉन्गिट्यूड कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट, यानी 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। वैसे सेम यहाँ पे अप्लाई करो, 97 में से 68 गए, कितने आएंगे, लगभग वापस 29। 17 में से 8 गए 9, 8 में से 6 गए 2, +1 करो 30, ये भी कितना है 30। तो भारत का चाहे लेटीट्यूड है चाहे भारत का लॉन्गिट्यूड है, भारत में टोटल कितने लेटीट्यूड है 30, भारत में टोटल कितने लॉन्गिट्यूड है 30। नेक्स्ट, अगर आपकी कहीं भी चर्चा होगी सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन यहीं से आते हैं आपके, सबसे बेसिक। अब देखिए जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या काम करता है और लेटीट्यूड है वो क्या काम करता है। जो लॉन्गिट्यूड है, जो ब्रिटेन है हमारा, ग्रेट ब्रिटेन, वहाँ से एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन खींची गई 0 डिग्री से। जैसे कि हमारे भारत कहाँ से स्टार्ट होता है, 68 डिग्री से स्टार्ट होता है। वैसे स्टार्टिंग का कोई ना कोई तो एरिया होगा, साइंटिस्ट ने कोई ना कोई डिसाइड किया होगा। वो साइंटिस्ट ने डिसाइड किया 0 डिग्री, लेकिन उनके बीच में ये मतभेद हुआ कि 0 डिग्री की लाइन कहाँ से स्टार्ट करें। तो यूरोपियन लोग थे, तो हर कोई चाहेगा जो भी स्टार्ट होगा वो हमसे स्टार्ट होगा। अमिताभ बच्चन की लाइन, सारी लाइन हम ही से शुरू होती है, ठीक है। तो 0 डिग्री यूरोप खुद बना रहा था, तो यूरोप ने अपना ब्रिटेन से 0 डिग्री लाइन को स्टार्ट किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। जो हमारी अर्थ है वो 1 मिनट में 4 डिग्री रोटेट करती है। कितना डिग्री रोटेट करती है, 4 डिग्री रोटेट करती है। आपने ये सुना होगा कि जो अरुणाचल प्रदेश है इसमें मॉर्निंग जो है वो सुबह 4 बजे के आसपास हो जाती है, गर्मियों में सूरज दिखने लग जाता पूरा। और हमारे राजस्थान में और यहाँ पे जो गुजरात है यहाँ पर लगभग 6 बजे के आसपास दिखता है, इसी के आसपास दिखता है हमारे यहाँ पे सूरज, सनराइज होना स्टार्ट होता है। तो ऐसा क्यों होता है, सारा का सारा इसी के कारण। 1 मिनट में 4 डिग्री घूमता है। हमने अभी पता किया कि हमारा जो ये क्या है लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 30 डिग्री। अब हमें यह पता है कि 1 मिनट में 4 डिग्री अगर अर्थ रोटेट करती है, 1 मिनट में 4 डिग्री, तो फिर 30 डिग्री इंटू 4 इजिकल्स टू 120 मिनट। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। आ गया यहाँ पे 4 बजे, यहाँ पे 6 बजे, कितने घंटे का डिफरेंस आ रहा है 2 घंटे। यानी कि भारत के पूर्वी बिंदु, भारत के ईस्टर्न पॉइंट और भारत के वेस्टर्न पॉइंट में जो सनराइज़ का जो डिफरेंस है, जो सनसेट का जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 2 घंटे का। और 2 घंटे का क्यों है ये पता लग गया। काफ़ी क्वेश्चन कई बार बोलचाल में भी क्वेश्चन करते हैं, मतलब या फिर लोग रटते हैं, रटना नहीं है कुछ भी। आप फैक्चुअल पढ़ रहे हो, आप पढ़ो, जहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगी हम उसको एकदम आसान बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको पढ़ने की ज़रूरत है, हम पूरा साथ देंगे आपका। थोड़ा फोकस होकर पढ़ो, अगर नहीं समझ में आए मैं वापस बता दूंगा। एक बार इतना सा नोट कर लेना, जो भारत का जो नॉर्थ पॉइंट है और जो भारत का जो साउथ पॉइंट है, कभी भी एक बात ध्यान रखना, हम भारतीय हैं, हमारा भारत यहाँ से यहाँ ख़त्म नहीं होता। हमारा भारत यहाँ से यहाँ शुरू होके यहाँ और यहाँ ख़त्म होता है। कभी भी भारत बनाओ, अगर पूरा अगर कहीं पर भी अगर आपको प्रेजेंटेशन करना है तो ये वाला पार्ट ज़रूर बनाना, ठीक है। भारत का जो नॉर्थ पॉइंट है यहाँ से शुरू होता है जम्मू कश्मीर, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल। जो भारत का ईस्टर्न पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जगह है
किबिथु, क्या नाम है? किबिथु, किबिथु हिंदी में बोलते हैं ऐसे। और भारत का जो एकदम लास्ट वाला पॉइंट है, जो वेस्टर्न पॉइंट है, वो गोवा में है। क्या नाम है? गुहार मोती। क्या नाम है? गुहार मोती। ठीक है। दूसरी चीज, आपसे कई बार ये पूछा जाएगा कि भारत की जो लंबाई है, ये ज़्यादा लंबी है या फिर ये ज़्यादा लंबी है? भारत का जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो बिंदु है, नॉर्थ टू साउथ, ये हमारे 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ये क्या है? नॉर्थ टू साउथ। कितना है? 3214 किलोमीटर। अभी लिखेंगे एक बार ये सारा। और जो ईस्ट टू वेस्ट है, ये कितना है? ये हमारा कितना है? 2933 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट। कितना है? ईस्ट टू वेस्ट है 2933। तो इनमें से कौन सा बड़ा है? ये वाला। तो भारत की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब जो हमारा ये वाला पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं? कोस्ट लाइन। तो कोस्ट लाइन कौन सी होती है? कोस्ट लाइन जो समुद्र के ओर टच करती है, वो होती है हमारी कोस्ट लाइन। हिंदी में बोलते हैं तटीय रेखा। क्या बोलते हैं? तटीय रेखा, यानी कि कोस्ट लाइन। ये जो हमारी है, सॉरी हमारी थी 7516 किलोमीटर। कितनी थी? 7516 किलोमीटर थी। क्या बोल रहा हूँ मैं? थी, है नहीं। यानी कि हमारी जो ये तट रेखा है, ये बढ़कर, करंट अफेयर का अपडेट कर लीजिए, 11,098 किलोमीटर हो गई है। हमारी जो समुद्र की जो तट रेखा है, वो बढ़कर कितनी हो गई है? 11,098, 11,098 किलोमीटर। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रखा होगा, ये तो ज़मीन है, क्या ज़मीन में वृद्धि हो सकती है? तो फिर ये बढ़ा कैसे? कोई सी भी चीज़ होती है, उसका मेजरमेंट होता है, और मेजरमेंट का कोई ना कोई क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है। यहाँ से कई बार हम क्वेश्चन कर सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में। अगर दोस्त से भी पूछ ले कि भारत की जो तटरेखा थी वो पहले 7516 थी और अब बढ़कर 1098 किलोमीटर हो गई, लेकिन ज़मीन कभी भी बढ़ती नहीं, तो फिर ये बढ़ी कैसे? सिंपल सी चीज़ है, मेजरमेंट का तरीका बदल गया। पहले जो थे, हम सिर्फ और सिर्फ तट रेखा की लंबाई थी, इसको मापते थे। अब हम सिर्फ इसको नहीं मापते। अब हम लंबाई के साथ साथ जो एस्चुरीज होती है, हमने इसको भी काउंट किया। अगर बीच में कोई रिजर्वर आ जाता है, एस्चुरी होता है जलप्रपात, अभी हम पढ़ेंगे, थोड़ा आएगा। जलप्रपात, डेल्टा, अपवाह तंत्र स्टार्ट होगा तो इसी में ये नाम आएगा। इसी का बैकग्राउंड बना रहा हूँ मैं, ताकि आप सब चीज़ों से वाकिफ़ हो। डेल्टा, डेल्टा क्या होता है? ये सभी नदियाँ बनाती हैं, ठीक है। तो हमने इन सभी को काउंट किया है। तो हमने इन सभी को काउंट किया, तो हमारी तट रेखा यानी कि जो हमारी कोस्ट लाइन है, वो बढ़कर कितनी हो गई? 11,098 किलोमीटर। अब आप कलम और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं कुछ लिखना, क्योंकि अभी तो आपको याद रहेगा, मगर जब पेपर के टाइम में आएगा सारा पर्दा साफ हो जाएगा। थोड़ा बना रहा हूँ, कुछ उस तरह से लिख लेना।
ऐसे बना के यहाँ से एक लाइन खींच लेना है, मतलब ये सीधी लाइन है, ठीक है, ये सीधी लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गई आपकी 3214 किलोमीटर, ठीक। यहाँ से यहाँ तक का आपका पॉइंट हो जाएगा 2933 किलोमीटर। आप चाहो तो साइड में लिख लेना, नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर। दूसरा यहाँ पे लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड लिख लीजिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, अब देखिए हमने इसकी बात कर ली, हमने 0 डिग्री रेखा की बात की थी। हमारे भारत से जो टाइम लाइन है 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा था। पहले हम यहाँ से डिसाइड करेंगे कि हमारी जो टाइम लाइन है 82 डिग्री, हमारी टाइम लाइन ये है 82.5 डिग्री, हमारा टाइम लाइन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 82.5 डिग्री से। ये क्यों किया? ताकि यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, जो 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा था, चलो आप पहले नोट कर लीजिए इतना। हो गया ये वाला, ये 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। चलो अब आगे देखते हैं जी। ये ईस्ट टू वेस्ट पॉइंट है जो हमने यहाँ से लिखा है 2933 किलोमीटर 25। सैंतीस डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। अच्छा, हमारी जो टाइम लाइन है वो 82.5 डिग्री है। हम इसी को क्राइटेरिया मान के हमारा टाइम जो है देखते हैं, वो इसी बेसिस पे होता है, ठीक है। लेकिन हमारे जो 1 डे का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर ये क्वेश्चन आते रहते हैं, एसएससी का, सीजीएल का, जो भी क्वेश्चन होता है। तो जो हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, इसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड मेरिडियन, मानक समय रेखा हमारी ये है, जो कौन सी है? 82.5 डिग्री वाली। लेकिन हमारे ये क्वेश्चन आता है कि एसएससी में सपोज कीजिए ये क्वेश्चन आ गया कि मानक याम्योत्तर रेखा या फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन कौन से स्टेट से नहीं गुजरती। लेकिन हमें पहले क्या बताना चाहिए, कौन कौन से स्टेट से गुजरती है। तो पहले ये लिख लेते हैं, ये 82.5 डिग्री कौन कौन से स्टेट से गुजरती है। यूपी, साथ साथ में लिख लीजिए एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, क्या भाई? ये यहाँ से एकदम यहाँ से निकाल लीजिए आप। उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से, और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। उसी तरह जैसे कि हमने लॉन्गिट्यूड तो देख लिया हमारा, लेकिन लेटीट्यूड नहीं देखा। हमारा जो लेटीट्यूड है वो कहाँ से होकर गुजरता है, जो हमने पिछली वाली क्लास में चर्चा भी की थी।
ये रफ कर दूं? आप देखिए, इधर फोकस कर लो थोड़ा। हमारे यहाँ पे जो गुजरती है लाइन वो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। हमारे भारत के बीच से जो लाइन गुजरती है उसको बोलते हैं कर्क रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? हमने सिर्फ एक ही नाम पढ़ा था। कभी भी पूछे कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है तो तुरंत बोलना गुराम छह झाप त्रिमी। कितने राज्यों से गुजरती है? गुराम छह झाप त्रिमी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा हमारे भारत के कितने राज्य से गुजरती है? गुराम छह झाप त्रिमी। 3-4 बार इस वर्ड को नाम लेंगे एकदम इजी लग जाएगा। देखो, हर एक चीज़ फैक्चुअल है। फैक्चुअल चीज़ को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, कुछ ना कुछ हम ट्रिक्स अपनाएंगे ताकि वो आसानी से याद हो जाए। ठीक है? अच्छा, ये हमने अगर इंडिया का देख लिया तो थोड़ा वर्ल्ड का भी देख लेते हैं, विश्व का। विश्व में जो कर्क रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो कितने कंट्री से होकर गुजरती है, ये भी क्वेश्चन आ जाता। तो आप कैसे कैसे याद करोगे? मुश्किल होता ना ये चीज़। अब एक बार इधर देखिए, चलो मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप बताना ये मैंने क्या बोला है। ठीक है? हम बात कर रहे हैं विश्व की कर्क रेखा की। आप बताना, मैं कुछ गाना गा रहा हूँ, आप बताना ये कौन सा गाना। हवा मैक्स बहा सारा मूरत माली अलजी के पितरली पिया चाँद मिस्री लाल सागर सौदे यू यमन भारत बंगला मन मार चीनी ताई वानी बोली है कर्कश यूं कर रेखा बनकर। कुछ लग रहा है कुछ गाना कोई सा? कौन सा गाना लग रहा है? आए हो मेरी जिंदगी में, लग रहा है ना ये? अगर आपको कभी भी बोले कि विश्व की कर्क रेखा के कौन कौन सी स्टेट से होकर गुजरती है, तो आपको एक गाना याद रखना है। कौन सा गाना है? हवा मैक्स बहा सारा मूरत माली अलजी के निजरली बिया चाड मिस्री लाल सागर सौदे पे युई अमन भारत बंगला मन मार चीनी ताई वानी बोली है कर्कश यूं कर रेखा बनकर। समझ में नहीं आया? इसको हम थोड़ा सा समझेंगे तो आपके सारे के सारी कंट्रीज हो जाएगी। एक बार इधर देखिए, मैं 2 चीज़ों को हटाऊंगा, आपको उनको हटा देना बस। एक हवा को हटा दीजिएगा, एक लाइन रहेगी इसमें।
एक इस वर्ड को हटा देना और एक इस वर्ड को हटा देना। अब आपके सारे के सारे कर्क रेखा के नाम लिखते हैं। आप पहले ये नोट कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। इसका मतलब होता है हवाई, और इसका मतलब होता है सॉरी मिस्र नहीं, चार्ट है ये। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम साथ में नाम लिखते हैं। हवा फॉर हवाई, एक बार देख लीजिए, हवा फॉर हवाई। हमें अगर ये ऑप्शन में दे तभी करना है, क्योंकि क्या होता है, जो ये कंट्रीज है ना, इनके एकदम पास से होकर गुजरती है। तो कुछ एग्जामिनर्स, कुछ लोग इसको मानते हैं कि यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, और एक इसके ऊपर डिस्प्यूट चलता है, चार्ट के ऊपर। ये दो कंट्रीज ऐसी है जिनमें लोगों के बीच मतभेद है। कोई कहता है यहाँ से गुजरती है और कोई कहता है नहीं गुजरती। हमें क्या करना है, अगर ऑप्शन में आ रहा है टिक मारो, नहीं आ रहा हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, हवा फॉर हवाई, मैक्स फॉर मैक्सिको, बाहा फॉर बहामास, सारा फॉर पश्चिमी सहारा, मोरत फॉर मोरितानिया, माली फॉर माली, निजर फॉर नाइजीरिया, लीबिया से लीबिया, चाड का चाड, मिस्री का मतलब मिस्र, इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्ट। अल्जी से अल्जीरिया, यूई से यूएई, अमन से भारत से, ये तो पता ही होगा, बंगला से, म्यांमार से, चीनी से, ताई से। अब ये वर्ड्स आप खुद देखना नेट पे, एक बार देख के नोट कर लेना। आपको ये गाना याद रखना है। क्या गाना है? हवा मिक्स बहा सारा मूरत माली अलजी के, निजर लीबिया चाद मिस्री लाल सागर सो देते, यूई अमन भारत बंगला मनमार चीनी ताई, वानी बोली है करकश यूं कर करे खबन कर। सारे के सारे कंट्रीज आपके कंप्लीट है। ये भारत का थोड़ा सा परिचय था, मिटा दूं? कुछ समझ आया? चलो शुरू करते हैं। रफ कर दूं? बस थोड़ा सा रहा है, फिर हम हमारे ड्रेनेज सिस्टम पे आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये मैप देख लीजिए
उसके बाद में हम देखते हैं। देखिए कहाँ से क्वेश्चन बनता है थोड़ा। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से सिर्फ एक कंट्री से घिरा है? मैप आपके सामने है, आपने देखा भी हुआ है। क्वेश्चन सुन लीजिए, भारत का ऐसा कौन सा एकमात्र राज्य है, ओनली एकमात्र राज्य है जो सिर्फ अकेले एक कंट्री से घिरा हुआ है? दिखाई दे रहा है? वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। स्टेटमेंट लिख लीजिए, त्रिपुरा भारत का एकमात्र राज्य है जो सिर्फ और सिर्फ तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इंग्लिश में लिख लीजिए, जो इंग्लिश मीडियम में है, त्रिपुरा इज द ओनली स्टेट विच इज सराउंडेड बाई बांग्लादेश फ्रॉम 3 sides. Tripura is the only state which is surrounded from Bangladesh by 3 sides. भारत का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको चिकन नेक के नाम से जानते हैं? भारत का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको चिकन नेक, चिकन नेक, जो ये पार्ट है इस पार्ट को क्या बोलते हैं? चिकन नेक, क्योंकि ये सिर्फ गर्दन के जितना पार्ट है। अगर हमारे भारत को अगर यहाँ से काट दिया जाए, अगर चाइना अगर यहाँ पे आके हमारे आक्रमण करके इस पार्ट को हटा दीजिए तो भारत का इतना पार्ट होगा। इस पार्ट को क्या बोलते हैं कि हमारी सीधे की सीधे गर्दन पकड़ ली, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चिकन। और जो इधर के जो 7 कंट्रीज है ये सारी की सारी अलग हो जाएगी। इनको हम बोलते हैं हमारी बहनें होती हैं, हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपकी गर्दन तक ही पहुँचने देंगे, आप हमारी 7 बहनें, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर कंट्रीज कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट वाली साइड वाली, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इन 7 कंट्रीज को क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर्स। ठीक है। अब बाकी अड़ोस पड़ोस वाले आप मैप में देखोगे तो पता लग जाएगा, क्योंकि देख लीजिए अब मैं बोलूँगा चाइना में कौन कौन से कंट्रीज टच करते हैं, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये आप भी देख सकते हो। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं ड्रेनेज सिस्टम। अच्छा, एक पार्ट देख लीजिए, भारत का कौन सा पार्ट है जिसको पेनिनसुलर बोलते हैं? पेनिनसुलर, हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी कंट्री जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो, समुद्र से घिरा हुआ हो, उस क्षेत्र को बोलते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र, पेनिनसुलर। क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर, प्रायद्वीपीय। इसीलिए भारत को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। भारत का जो इतना पार्ट है ये प्रायद्वीपीय भारत है। इसको दक्कन क्षेत्र भी बोलते हैं, इस पार्ट को। यहाँ पे हमारे एक पर्वत है, पर्वत की एक लंबी श्रेणी है जिसको बोलते हैं विंध्यन। क्या बोलते हैं? विंध्यन। हम बोलते हैं कि ये साउथ पार्ट है, ये नॉर्थ पार्ट है, तो ये कहाँ से आके स्टार्ट करते हैं कि ये नॉर्थ इंडिया, ये साउथ इंडिया, तो वो क्राइटेरिया डिसाइड करता है विंध्यन, विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज के ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ इंडिया आता है और विंध्यन रेंज का नीचे वाला पार्ट साउथ इंडिया में आता है। ठीक है। अब हमारी स्टार्ट होने वाली नदियाँ। भारत की नदियों को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। ये साथ में फ्लो चार्ट बना लेना। इसको बोलते हैं उत्तर भारत की नदियाँ, और इसको बोलते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। इनका दूसरा नाम भी है, जो उत्तर वाला पार्ट है इसका दूसरा नाम है हिमालयी नदियाँ।
और इनको बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब देखो, जो हिमालयी नदियाँ हैं इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला बात, ये तो सभी को पता लग गया होगा उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ क्यों कहते हैं। जो उत्तर साइड में बहते हैं वो उत्तर भारत की, जो दक्षिण में बहते हैं वो दक्षिण भारत की। हिमालयी नदियाँ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हम नदियाँ लिखने वाले हैं ये तीनों की तीनों ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जहाँ से निकलती है, हिंदी में बोलते हैं उद्गम। अभी लिखेंगे तब बता दूंगा। हिंदी में बोलते हैं उद्गम, इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। यानी कि जो हिमालयी नदियाँ हैं उन सभी का ओरिजिन यानी कहाँ से निकलती है, वो सारी की सारी हिमालय से निकलती है। और आपको आश्चर्यजनक होगा कि जो हिमालय की ये जो नदियाँ हैं जो हिमालय है हमारा, हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, कोई बता सकता है? कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। भारत का हिमालय यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू होता है भारत का हिमालय। और जो हमारा कुछ पार्ट है, कहा जाता है कि ये जो अंडमान निकोबार है ये हिमालय का ही पार्ट है। जो ये बीच वाला पार्ट है, समुद्र के जल में वृद्धि होने के कारण, हिंदी में एकदम शुद्ध भाषा में बोलते हैं, समुद्र के नितल में वृद्धि होने के कारण हिमालय का ये इतना पार्ट डूब गया। म्यांमार में हिमालय को अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? अराकान योमा। तो ये पार्ट यहाँ से डूब गया और अंडमान निकोबार है वो हिमालय का ये पार्ट माना जाता है। ठीक है, जब ये हम सिंधु नदी तंत्र करेंगे तो थोड़ा सा हम हिमालय और देखेंगे। अब यहीं से निकलती है सिंधु नदी, यहाँ से गंगा नदी और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी, और तीनों की तीनों हिमालय का पार्ट है। इसीलिए इनको बोलते हैं हिमालयी नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो यहाँ से निकलती है इसलिए इनको प्रायद्वीपीय नदियाँ बोलते हैं। अब ये जो हिमालयी नदियाँ हैं ये 3 पार्ट की है जो आपको मैंने नाम बता दिया। पहली है गंगा नदी, गंगा रिवर। दूसरी है सिंधु नदी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडस रिवर। और तीसरी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये हमारा नदी तंत्र होता है। बना लीजिए और हम शुरू करते हैं गंगा नदी से। जी, प्रायद्वीपीय इंग्लिश में बोलेंगे पेनिनसुलर। ठीक है, अब हम अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करें पूरा। जहाँ तक आना था वो हम आ चुके हैं। बैकग्राउंड सबको क्लियर है? अब देखो, गंगा नदी हम सीधे बोल देते हैं ये तो गंगा नदी है। गंगा नदी सिर्फ गंगा नदी नहीं है, गंगा नदी पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है, जो 5 क्षेत्रों से होकर गुजरती है। जब कभी 2 नदियाँ आपस में मिलती है, 2 नदियाँ जो बड़ी नदियाँ, 2 बड़ी नदियाँ आपस में मिलती, देखो एक तो थी नदी चल रही है, इसमें आकर कोई नदी मिल गई। ये जो नदी चल रही है, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, हम आगे कैसे पढ़ेंगे। ये जो नदी चल रही है इसकी डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली। जिस डायरेक्शन में चल रही है तो हम उसके ऊपर हाथ रख लेंगे ऐसे। तो इसके ये कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड। और ये कौन सा हैंड है? राइट हैंड। तो ऊपर से जो भी नदी इसमें आके मिलेगी तो उनको बोलेंगे लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड रिवर्स। हिंदी में बोलेंगे बाईं तट की नदियाँ।
और जो राइट साइड से आके मिलेगी इनको, ये हमारा राइट हैंड है, इनको बोलेंगे दाएं तट की नदियाँ, राइट साइड रिवर्स। ठीक है, जो नदी चल रही है ये तो हमारी मुख्य नदी है, मेन रिवर है, और जो दूसरी नदी इस नदी में आके मिल रही है तो इस दूसरी नदी को बोलेंगे सहायक नदी। कौन सी नदी बोलेंगे? सहायक नदी। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। एग्जाम्पल के लिए ये गंगा नदी बह रही है, ठीक है, इस साइड में, और यहाँ से आके एक नदी मिल रही है जिसका नाम है यमुना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, डिफाइन करेंगे तो गंगा नदी की एक सहायक नदी है यमुना नदी, जो गंगा नदी से दाएं तट से आके मिलती है। गंगा रिवर इज द मेन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज द यमुना विच जॉइंस इट इन फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, इतना पता लग जाएगा हम अगर हम फ्लो चार्ट वगैरह कुछ भी बनाएंगे तो। अब देखो, जब दो नदियां आपस में मिल जाती है, ये तो सहायक थी, दो नदियां आपस में आके मिल जाती है, बड़ी नदी है, एक बड़ी नदी बह रही है और दूसरी बड़ी नदी आके इसमें मिल रही है, और दोनों का जो क्षेत्र है वो एक अगर समान गहराई है, समान गहराई है, तो इनको बोलते हैं संगम या फिर प्रयाग। क्या बोलते हैं? प्रयाग। जहाँ पे आके नदियाँ मिल जाती है उनको क्या बोलते हैं? प्रयाग। तो अब हम आ गए गंगा नदी के ऊपर शुरू करने के लिए। चार धाम की यात्रा सुनी है? किसी ने की भी है? चलो आज करवा देते हैं। ये है यमुनोत्री, ये है गंगोत्री, ये है केदारनाथ और ये है बद्रीनाथ। इंग्लिश में लिखो या लिख लोगे? ये तो क्योंकि नाम ही है, लिखो। वो तुंगनाथ चार धाम में नहीं आता। हम एक बार नदी को समझने के लिए एक बार ये बोल रहे हैं, इनको भी जनरली हम इनको मानते हैं चार धाम। ठीक है, अब देखिए जो बद्रीनाथ है ये सारे के सारे ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर होते हैं बड़े बर्फ़ के पहाड़, पूरी की पूरी बर्फ़ की ज़मीन होती है, उनको बोलते हैं ग्लेशियर। जब ग्लेशियर थोड़े थोड़े पिघलते रहते हैं ना, तो उनसे निकलता रहता है पानी, और उन्हीं पानी को जब बड़ी मात्रा में निकलता है उनको बोल देते हैं हम नाम नदी या फिर नदियाँ। तो ये सारे के सारे ग्लेशियर हैं, इनका पानी पिघलता रहता है, तो यहाँ से क्या बनती है? नदियाँ। इसी को बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन उद्गम, ओरिजिन हिंदी में बोलते हैं उद्गम। ठीक है, जो बद्रीनाथ है यहाँ से हमारी एक नदी निकलती है। एक मूवी भी आ रखी है अल्लू अर्जुन की, और शायद एक हीरोइन है, क्या नाम है उसका, नाम पता? भाटिया, भाटिया वाली, हाँ उनका नाम है, उनके नाम पे पड़ जाता है अलकनंदा। इस नदी का क्या नाम है? अलकनंदा। तो अलकनंदा नदी किस नदी से, कहाँ से निकलती है? बद्रीनाथ से। ठीक है, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? बद्रीनाथ से। मैं एक बार इसको यहाँ से ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है? अलकनंदा। अब देखिए, एक काम करते हैं, हम लिख तो हम बाद में लेंगे, एक बार पहले समझ लेते हैं, बाद में हम लिख लेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारी अलकनंदा नदी है, यहाँ से एक नदी आती है दूसरी जिसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। ये दो नदियाँ आपस में यहाँ पे मिल रही है, तो एक प्रयाग बन गया यहाँ पे। क्या नाम है इसका? चलो हम सीखेंगे, याद हो जाएगा, एक टेंशन मत लो।
फिर यहाँ से दूसरी नदी आती है एक और वो यहाँ पे आके मिलती है। ये है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं है, नंदाकिनी। ये यहाँ पे मिल रही है, एक प्रयाग बना रही है, तो ये दूसरा प्रयाग। बाहुबली मूवी देखी है? बाहुबली मूवी में जब वो क्या नाम होता है, देवसेना का जो भाई या फिर मामे का बेटा का जो भी भाई होता है, वो उसके पास जाता है कि मैं बाहुबली को हाथी से कुचलवा दूंगा। तो ऐसे वो बाहुबली सीना चौड़ा करके जा रहा होता है, तो पीछे से कई सारे सैनिक आते हैं, है ना। वो रथ फेंकता तो वो सीधा रथ सारे के सारा उन पे जाता है। तो वो जो रथ गिरा था ना, वो सैनिक थे जिनका नाम था पिंडारी। इसी का नाम है पिंडार नदी। क्या नाम है? पिंडार रिवर, या फिर ठीक है पिंडार रिवर। पिंडार भी बोलते हैं, कोई पिंडारी भी बोलते हैं। यहाँ पे मिल रही है तो कोई ना कोई प्रयाग बना रही है। यह है केदारनाथ। केदारनाथ से एक नदी निकलती है, केदारनाथ से भी नदी निकलती है। केदारनाथ में भयंकर तबाही मची थी 2013 में, जिसके ऊपर सुशांत सिंह राजपूत की एक मूवी भी है, याद नहीं आ रहा लेकिन मूवी का नाम, तो वो इसी के ऊपर बेसिस है। उस नदी का नाम क्या है जो नदी दिखाई गई है? वो है मंदाकिनी नदी। कौन सी है? मंदाकिनी रिवर। फिर ये है गंगोत्री। गंगोत्री से एक नदी निकलती है और इसमें आके मिलती है, वापस प्रयाग बना रही है। गंगोत्री से जो नदी निकल रही है उसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। वापस बाहुबली पार्ट 1 देखा तो होगा ही, उसमें वो शिवलिंग उठा के ले जाता है, जटा अटवी, वो सॉन्ग भी बजता है जिसमें ये लाइन भी आती है, भागीरथी तेरी तरफ शिवजी चले आए। तो भागीरथी वो गंगा नदी को प्रतीक के रूप में दिखाते हैं। तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, जहाँ ले जाके वो शिवलिंग रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जरूरी है हमें इन प्रयाग के नाम याद रखना। हमारे यहाँ पर अवतार लिए गए हैं भगवानों के, जितने भी अवतार हैं, राम कृष्ण, वो किसके अवतार हैं? ब्रह्मा विष्णु या फिर महेश? विष्णु के अवतार हैं। ठीक है, तो यानी कि अंश कहाँ से स्टार्ट हुआ है? विष्णु से, भगवान विष्णु से। तो पहला, सबसे पहले हमारे जो भी अवतार है वो बने कहाँ से? विष्णु से। तो पहला जो प्रयाग होएगा वो विष्णु प्रयाग। अच्छा, विष्णु जी आए, जन्म लिया, जन्म लिए, कृष्ण का रूप लिया, तो बच्चे थे। तो बच्चे को जब जन्म लिया तो क्या बोलते हैं? आनंद के, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ये हमारे नंद लाला है। तो विष्णु जी ने अवतार लिया तो वो छोटे थे, छोटे बच्चे के रूप में लिया, तो वो क्या थे? बच्चे थे। बच्चों के क्या बोलते हैं? नंद लाला। तो ये क्या है? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। ये क्या है? विष्णु प्रयाग। अच्छा, अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमारे 16 संस्कार होते हैं, सबके कान में कुछ ना कुछ छेद करवाते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण भेदन संस्कार। ठीक है, जब कान्हा जी बड़े हुए तो उनके कान में छेद किया गया, कर्ण भेदन, तो उनका कर्ण भेदन संस्कार हुआ, तो इसका नाम है कर्ण प्रयाग। अच्छा, जब कृष्ण जी और बड़े हुए तब उनको पता लगा मेरे मामा ने मेरे माँ बाप को पकड़ के रखा। कृष्ण जी को गुस्सा आया, अब मामा तुम मेरा रुद्र रूप देखोगे। तो ये कौन सा रूप लिया? रुद्र प्रयाग। रुद्र रूप तो धारण कर लिया। रुद्र रूप धारण करके क्या किया? वध किया। किसका वध किया? कंस का। कंस का जैसे वध किया, सारे देव आज़ाद हुए। सारे देव आज़ाद हुए तो जय जयकार किसने की? देवों ने। तो लास्ट वाला प्रयाग कौन सा होगा? देव प्रयाग। याद हुआ कुछ? एक बार वापस थोड़ा ट्राई करते हैं। 4 ग्लेशियर हैं, अब हम एकदम डायरेक्ट लैंग्वेज में जाते हैं। 4 ग्लेशियर हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। अभी ध्यान रखना, हमने यमुनोत्री से कोई भी नदी निकाली नहीं है, लेकिन नाम से पता लग रहा है कि कौन सी नदी निकलेगी।
आगे जाके मिलेगी प्रयागराज में, उसी का नाम पड़ गया प्रयागराज। लेकिन पंच प्रयाग यही है, 1 2 3 4 5। अब देखिए, अब यहाँ तक बद्रीनाथ से जो नदी निकली थी इसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? ये सारी की सारी नदियाँ की कौन सी नदी में आके मिल रही है? अलकनंदा नदी में। ये तो याद करने की जरूरत नहीं होगी। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से निकल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले धौलीगंगा निकलती है और आके अलकनंदा में मिलती है। तो यहाँ पे विष्णु ने अवतार लिया। तो कौन सा प्रयाग बना? विष्णु प्रयाग। लेकिन अभी तक ये नदी, यहाँ से नदी कौन सी है? प्रयाग के बाद में भी अलकनंदा नदी है, ठीक है। दूसरा, फिर यहाँ से आई नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी आई और वापस अलकनंदा में मिली। कौन सा प्रयाग बना? नंद प्रयाग, क्योंकि नंद के आनंद भयो। फिर पिंडार नदी आई। पिंडार नदी आके मिली कहाँ पे? कर्ण प्रयाग। फिर रुद्र प्रयाग। कौन सी नदी मिली? मंदाकिनी नदी। फिर आई हमारी गंगोत्री से भागीरथी, यहाँ पे आके मिली देव प्रयाग। और देव प्रयाग के जस्ट बाद में हमारी गंगा नदी का नाम बनता है गंगा नदी। जो हम रील्स में देखते हैं वो 2 नदियाँ अलग अलग आके मिलती है, तो वही है देव प्रयाग। जो 2 नदियाँ मिल रही है, एक है भागीरथी नदी जो निकलती है गंगोत्री से, और दूसरी है अलकनंदा नदी जो है बद्रीनाथ से। एक मेन पॉइंट, जो भागीरथी नदी है इसके ऊपर हमारे भारत का सबसे बड़ा डैम जिसका नाम है टिहरी डैम। टिहरी डैम, टिहरी बांध कौन सी नदी पे है? भागीरथी नदी पे। तो अब आप थोड़ा पहले ये फ्लो चार्ट बना लीजिए, उसके बाद में हम कुछ लिख लेते हैं ताकि आपको वो याद रह जाए। एसएससी में यहाँ पे कहीं क्वेश्चन आ रखा था कि गंगा नदी है वो रुद्र प्रयाग किस प्रयाग के बाद में बनती है? तो पता लग गया होगा, देव प्रयाग के बाद में हमारी गंगा नदी आती है। उससे पहले गंगा नदी का कोई अस्तित्व नहीं है। समझ में आ रहा है? आपको एक व्यक्ति से परिचित भी करवाना भी। चलिए आगे मिलेंगे। रुद्र प्रयाग और ये देव प्रयाग। अब पेपर में आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स मतलब मिलान करने वाला ये सब भी आ सकते हैं। अभी सब आएगा, अभी वापस लिखवाऊंगा मैं। सिर्फ फ्लो चार्ट बना लीजिए, फिर आपको अभी नाम पता लग जाएंगे। अब देखिए, आप ऐसे करके लिख लीजिएगा। एक बार लिखवा देता हूँ ताकि वो वही लिखवा रहा हूँ वापिस। जो बद्रीनाथ है वहाँ से कौन सी नदी निकल रही है? अलकनंदा। अलकनंदा बद्रीनाथ से निकल रही है। इसमें सबसे पहले कौन सी नदी आके मिल रही थी? धौलीगंगा। तो ये दोनों मिलके कौन सा प्रयाग बनाती है? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा प्लस कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। वापिस अलकनंदा प्लस कौन सी नदी? पिंडार नदी। कौन सा प्रयाग? नंद जी बड़े हुए तो कान, तो फिर आया कर्ण प्रयाग। वापिस अलकनंदा प्लस कौन सी नदी? मंदाकिनी, केदारनाथ से। ब्रैकेट में लिख लेना केदार।
कौन सा? रुद्रप्रयाग। वापिस अलकनंदा प्लस भागीरथी। कौन सा प्रयाग? देवप्रयाग। और इसके बाद में कौन सी बन गई? गंगा। ये नोट कर लीजिए। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों के मिलने से कौन सा संगम बनता है। अब नीचे ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी, आपको पता है। अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है। अब नीचे ऑप्शन दे रखा होगा, अब आप चूज कर ही लोगे। ठीक है, वो फ्लो चार्ट बना लेना, ये सारा हो जाएगा। अब गंगा नदी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ, वो सुन लीजिए, थोड़ा आप चाहो तो साइड में नोट कर सकते हैं। जो गंगा नदी है ये सारी की सारी मोस्टली पहाड़ों में है। ठीक है, पहाड़ों में है तो फिर यहाँ पर लोग प्लेन यानी जो मैदान का भाग है उसकी तुलना में यहाँ पर लोग थोड़े कम होंगे, है ना। लोग कम होंगे तो कचरा भी कम फैलाएंगे, कचरा कम फैलाएंगे तो पॉल्यूशन कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा तो नदी थोड़ी शुद्ध होगी। तो पेपर में आ रखा है जो शुद्धता का प्रतीक होता है, तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज वगैरह जो भी पाए जाते हैं उनको एक जीव खा लेता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के कारण यहाँ पर नदी की शुद्धता बनी रहती है, ये नाम लिख लीजिए। बैक्टीरियोफेज के कारण ये जो गंगा नदी है वो शुद्ध रहती है। जो बाकी खराब जीव जंतु या फिर जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको खाता है वो बैक्टीरियोफेज। और दूसरा, आपने एक चीज़ देखी होगी गंगा नदी में कि जो भी लोग होते हैं अस्थि विसर्जन करने के लिए यहीं जाते हैं। तो यहीं क्यों जाते हैं? शुरुआत में क्या हुआ, ये जो मैदानी भाग है, गंगा नदी मैदान में बहती है, प्लेन एरिया में, और जो प्लेन एरिया है ये वाला वो कृषि का क्षेत्र है। और कृषि करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, NPK, नाइट्रोजन, पोटाश और पोटेशियम। जो हमारी अस्थि विसर्जन करते हैं तो उसमें होती है राख, राख में होता है पोटाश और पोटेशियम। तो जैसे ही कृषि होती है तो कृषि में तीन एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। कौन कौन से? NPK, नाइट्रोजन, पोटाश और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये 3 चीज़ें चाहिए। तो इनमें से पोटेशियम और फॉस्फोरस किस में होता है? हमारी राख में होता है, जो अस्थि में होता है। ठीक है, जैसे ही हम उसमें विसर्जित करते हैं तो नदी में क्या मिल गया? पोटाश। और उस नदी से हम क्या करते थे? सिंचाई। उस टाइम में हमारा जब ये ज़मीन बनी थी तो उसमें मिट्टी में, हमारी मिट्टी में पोटेशियम और फॉस्फोरस की कमी थी। तो लोगों ने सोचा इसके अंदर अगर हम पोटाश और पोटेशियम यानी फॉस्फोरस और पोटेशियम मिला देंगे तो ये हमारे कृषि के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो वहाँ से ये प्रथा चल गई कि इसमें हम राख का विसर्जन करने लगे। लेकिन आज हम इतनी मात्रा में करने लग गए वो हमारे लिए हानिकारक होता जा रहा है। समझ में आ गई ये कहानी? अलकनंदा और भागीरथी, ये बस थोड़ा बताने के लिए था कि यहाँ पर जो खेती होती थी ना हमारे, तो उसमें मिट्टी में फॉस्फोरस और पोटेशियम नहीं था। मिट्टी में, राख में जो हमारी अस्थि होती है उसमें पोटेशियम और फॉस्फोरस होता है। तो हमने उसको नदी में मिलाया, तो यहाँ से हमारी ये प्रथा चलने लगी कि अगर हम कृषि करेंगे तो इसमें अगर ये हम पोटेशियम और फॉस्फोरस नदी में मिला देंगे तो वो नदी में मिल जाएगा। और नदी से हम क्या करते हैं? सिंचाई, इरिगेशन करते हैं। तो वो पोटेशियम और फॉस्फोरस उस कृषि में चला जाता था, जिससे हमारी अच्छी पैदावार होने लगी। क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, गंगा नदी यहीं से बहती है, तो इन रीजन में ज़्यादा खेती क्यों होती है? इस रीज़न के कारण। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैंने बोला था अब मैं आपको एक व्यक्ति से मिलाऊंगा। उस व्यक्ति का नाम थोड़ा अटपटा है
लेकिन याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। एक व्यक्ति है जिसका नाम है आर ट्रिपल जी। क्या नाम है? एक बार ध्यान दीजिए प्लीज। एक व्यक्ति है जिसका क्या नाम है? आर ट्रिपल जी। इस व्यक्ति की एक बुरी आदत थी। बुरी आदत क्या थी? ये सिगरेट नहीं, ये बीड़ी पीता था। क्या पीता था? बीड़ी। ठीक है। एक व्यक्ति कौन था? आर ट्रिपल जी। ये क्या पीता था? बीड़ी। आदत तो सही नहीं है ये। तो हमने देखा कि देवप्रयाग के बाद में क्या स्टार्ट हो गया? गंगा नदी। देवप्रयाग के बाद में गंगा नदी स्टार्ट हो गई। तो गंगा नदी ने बोला कि यार ये तो हमें अशुद्ध कर रहा है। तो गंगा नदी ने इस आर ट्रिपल जी नाम के व्यक्ति को बोला, क्या बोला? भाई तू बीड़ी पी रहा है, मुझे पता है ये लत है वो एक बार भी छूटती नहीं है, तो छोड़ मत, लेकिन एक बार के लिए कम कर दे। क्या कर दे? कम कर दे। इसने बोला ठीक है कम कर दे। तो इसने बीड़ी पीना क्या कर दी? कम कर दी। यहाँ से गंगा नदी जा रही थी। तो ये जो पहला आ रहा है तो वो बोला ठीक है आज से हम आपकी शरण में आए। तो शरण में आए यानी इनसे आके मिल गए। तो जो पहला भैया है आर, ये बोला मैं रामगंगा हूँ आज से। क्या हूँ? रामगंगा। तो गंगा नदी की एक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? पहली रामगंगा। फिर ट्रिपल जी यानी कि 3 बार जी आएगा। गोमती। तीसरा जी घाघरा। नेक्स्ट गंडक। नेक्स्ट बीड़ी, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी बूढ़ी गंडक। ठीक है। K4 कोसी और M4 महानंदा। हमने किस व्यक्ति से हम कौन से व्यक्ति को जानते हैं? आर ट्रिपल जी। R4 ये हो गई रामगंगा। डायग्राम बना लीजिए देवप्रयाग के बाद में। देवप्रयाग लिख लीजिएगा, वहाँ से गंगा नदी स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ से गंगा नदी स्टार्ट हो रही है और यहाँ से ये गंगा नदी बह रही है। ठीक है। तो पहली कौन सी है? रामगंगा। दूसरी G4 गोमती। फिर है घाघरा। फिर है गंडक। फिर ये है बूढ़ी गंडक। फिर K4 कोसी और M4 महानंदा। अब आपको चाहे सीक्वेंस में पूछे चाहे कैसे करके पूछे, आपसे बोल दिया जाए गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? विच रिवर इज द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर? तो वो कौन सी है? रामगंगा। गंगा नदी की सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? M4 महानंदा। और ये सारी की सारी नदियाँ किस साइड में बहती है? भारत कौन सी साइड से आके मिलती है? लेफ्ट साइड से। तो ये भारत की बाएं तट की नदियाँ हैं। कौन सा? रामगंगा, गोमती, ये भागीरथी नहीं है, ये भागीरथी वो पहले का वाला है। ये यहाँ पे लिख रहा है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। महानंदा NANDA, महानंदा MAHANDA, महानंदा। ये बीडी एक साथ है। बूढ़ी गंडक,
हाँ गंडक अलग है और बूढ़ी गंडक अलग है। बूढ़ी यहाँ तक गंगा नदी तक पहुँच गए। अब हम थोड़ा इसका फैक्ट कर लेते हैं ताकि जो भी आता है। अब देखिए जो गंगा नदी है इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो लिखिए लेंथ, साथ साथ में लिखते रहिए। यह 25 किलोमीटर। जो गंगा नदी है वो किस स्टेट से ओरिजिन होती है? स्टेट उत्तराखंड। यूके फॉर यूनाइटेड किंगडम में हम इसको उत्तराखंड पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये कौन से ज़िले से निकलती है ये भी कई बार पेपर में आ जाता है, क्योंकि फैक्चुअल पेपर है। तो ये निकलती है उत्तरकाशी ज़िले से। उत्तरकाशी जिला। कौन, देखिए एक चीज़ बता देता हूँ, हमने अभी देखा कभी भी मेरे आइडिया से कोई सा भी एग्जामिनर होगा ना तो वो ये नहीं पूछेगा कि गंगा नदी का उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है, क्योंकि हमने देखा गंगा नदी अपने आप में बहुत बड़ी है जो पंचप्रयाग से मिलकर बनती है। इसीलिए किसी एक जगह से बोलना सही नहीं होगा। लेकिन इसको हम कहाँ से बोलते हैं? गंगोत्री हिमनद से। क्यों? क्योंकि अलकनंदा नदी में लास्ट में आकर कौन सी नदी मिलती है? भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री, गोमुख जी वहाँ से। तो गंगोत्री इसका उद्गम ओरिजिन माना जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारी जो नेशनल रिवर है वो कौन सी है? इंडिया की नेशनल रिवर कौन सी है? गंगा। इसको नेशनल रिवर डिक्लेयर कब किया गया? नेशनल रिवर कब डिक्लेयर किया गया? 4 नवंबर 2008। कितना हो गया? अब एक बार थोड़ा मैप देखते हैं ताकि पता लग जाए, या फिर एक बार राइट साइड वाली नदियाँ और देख लें। चलो पहले इसको कंप्लीट कर ही देते हैं। अब देखिए थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन आ सकती है, कई बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये यहाँ से क्या हो गया अचानक। तो थोड़ा मैं इस पे दिखा देता हूँ ताकि पता लगता रहे कि क्या चल रहा है। यहाँ से हमारी गंगा नदी निकल जाती है लगभग, ठीक है। यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलते 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 कहाँ आके गिरती है? ये बे ऑफ बंगाल में। अब देखिए यहाँ से आती है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। लास्ट रिवर कौन सी है? महानंदा। यहाँ से ना, यहाँ से बिहार में, जो बिहार है यहाँ पे इस साइड में एक जगह है, यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट है, इस पार्ट से गंगा नदी 2 पार्ट में बट जाती है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अच्छा, कोई नदी इसमें अगर मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं?
अगर कोई नदी मेन रिवर में आके मिलती है तो उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी या फिर सहायक नदी। सहायक नदी, कोई नदी अगर मेन नदी में मिलती है तो उसको बोलते हैं सहायक नदी। अगर कोई नदी मुख्य नदी से, यानी जो ये रिवर है, ये मुख्य रिवर थी, इससे अलग हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? असहायक नदी। असहायक, इंग्लिश में बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरी। और ट्रिब्यूटरी क्या होता है? जब कोई नदी मुख्य नदी में आके मिलती है तो उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। अगर कोई नदी मुख्य नदी से अलग हो रही है उसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरी। तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरी बन रही है एक, और इस डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम है हुगली। क्या नाम है? हुगली। इसका एक पार्ट हुगली नाम से बहता है यहाँ से, और एक पार्ट यहाँ से बांग्लादेश में एंटर करता है। जब बांग्लादेश में एंटर करता है तो इसका नाम चेंज हो जाता है। इस गंगा नदी को अब कहते हैं पद्मा। क्या कहते हैं? पद्मा। ठीक। फिर यहाँ से हमारी एक रिवर आ रही होती है ब्रह्मपुत्र। जब हम करेंगे तब इसको आगे देखेंगे, थोड़ा सा बता रहा हूँ। जब ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से बहती हुई बांग्लादेश में पहुँचती है तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम पड़ जाता है जमुना। यमुना नहीं, जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में आ जाती है तो क्या नाम हो जाता है उसका? जमुना। जब जमुना पद्मा नदी में मिलती है, जब जमुना पद्मा नदी में मिलती है तो ये बांग्लादेश में आगे चलकर कहलाती है मेघना। और मेघना नदी से ये लास्ट में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। जब कोई भी नदी लास्ट में यानी यहाँ इस पार्ट में आती है, एक बार देखिए, जब कोई भी नदी लास्ट में किसी भी खाड़ी में, कोई महासागर में या फिर किसी में गिरने लगती है तो कोई नदी बह रही है तो ऐसे थोड़े ना कि वो सिर्फ पानी ले जाएगी अपने साथ। पानी तो नहीं ले जाएगी, साथ में मिट्टी ले जाएगी, साथ में कुछ कंकड़ पत्थर ले जाएगी, और उनको ले जाके लास्ट में आके बिछा देती है। तो कोई भी नदी जब ऐसे बहते हुए लास्ट में अपने साथ में जो मलबा लाई है, जो पार्टिकल लाई है, उनको ऐसे करके बिछा देती है। तो इस पार्ट को कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा। तो गंगा नदी का जो डेल्टा है वो सबसे बड़ा डेल्टा है, और इस डेल्टा को हम बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। क्या बोलते हैं? सुंदरबन का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। ठीक। लेकिन ये तो प्लेन एरिया था। अब हमने देखा था कि जलप्रपात, जब नदी किसी महासागर में गिरती है तो यहाँ तो प्लेन एरिया था तो आके बिछा दिया। यहाँ पर प्लेन एरिया नहीं है। यहाँ पर गिराने से पहले जो मलबा साथ में लाई थी, ठीक है, तो वो यहाँ पर बिछा नहीं रही है, तो वो लगभग वाटरफॉल की तरह एक साथ यहाँ पे सीधे मिला रही है महासागर में। तो उसको बोलते हैं जल, उसको बोलते हैं एस्चुरी। ये हम आगे और देखेंगे। अभी तक यहाँ तक देखा है, इतना देख। एक बार इसको बना लीजिए आप। जो ये इंडिया वाला पार्ट है यहाँ से आती है, तो यहाँ से कौन सी नदी है, इसको बना लोगे ना अभी? एक बार इसको भी बनाइए। चलिए मैं बना देता हूँ थोड़ा। समझ में आ रहा है ना भाई? किसी को कोई डाउट है अभी तक? बार बार रिवाइज करते रहिए, तब सही से हो जाएगा। ये हमारा बांग्लादेश वाला पार्ट है। यहाँ से गंगा रिवर आ रही है, यहाँ से एक पार्ट इधर चला गया और एक पार्ट इधर आ गया। तो ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे हुगली, और ये जो पार्ट यहाँ पे बांग्लादेश में आ गया इसको क्या बोलेंगे? पद्मा। ठीक है। ये नदी ऐसे आगे बह रही है, यहाँ पे है पानी यानी बे ऑफ बंगाल, और ये वाला पार्ट है बांग्लादेश वाला। ठीक है। यहाँ से एक नदी आके मिल रही है जो ब्रह्मपुत्र होती है, बांग्लादेश में आते हैं, इसका नाम क्या चेंज हो जाता है? जमुना। ठीक है। और यहाँ से मिलने के बाद में ये नदी कौन सी बन जाती है? मेघना। इतना पार्ट लिख लीजिए।
एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, ठीक है। गंगा नदी, एक स्टेटमेंट लिख लीजिए ये वाला नोट करके। गंगा नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का जगह का नाम है, फरक्का नामक स्थान पर दो भागों में बंट जाती है। इसकी एक शाखा बांग्लादेश में जाकर इसकी एक शाखा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा नाम से जानी जाती है। और दूसरी शाखा किस नाम से? हुगली नाम से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। ये स्टेटमेंट लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। आपसे पूछा जाए कि गंगा की असहायक यानी डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर कौन सी है? हुगली। कौन सी है? हुगली। अब देखिए, जब ये हुगली, पहले लिख लीजिए, इंग्लिश में बोलूं, गंगा रिवर divides in two parts in West Bengal. One branch flows in the Bangladesh and it is known as, लिख लिया क्या? कोई इंग्लिश मीडियम का कौन है? आप, अच्छा, आप कैसे भी करके लिख लो ना, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। वन ब्रांच फ्लोज इन बांग्लादेश एंड इट इज़ नोन एज पद्मा रिवर। गंगा रिवर डिवाइड्स इन टू पार्ट्स, ये साथ में लिख लेते हैं, अभी साथ में चल लेते हैं। गंगा रिवर डिवाइड्स इन टू पार्ट्स इन बांग्लादेश। एक मिनट, क्या लिखा है? डिवाइड्स इन टू पार्ट्स, वन रिवर, बांग्लादेश हटा दो यहाँ से, वन रिवर, साथ में हो भी, वन रिवर फ्लोज इन बांग्लादेश एंड इट इज़ नोन एज पद्मा रिवर। पद्मा रिवर and another distributary river is Hooghly. Another
डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर इज हुगली विच डिवाइडेड फ्रॉम फरक्का, ब्रैकेट में लिख लेना वेस्ट बंगाल। फरक्का एक जगह का नाम है जो वेस्ट बंगाल में है। एंड फ्लोज इन साउथवर्ड साइड, साउथवर्ड डायरेक्शन, एंड फ्लोज इन साउथवर्ड डायरेक्शन। अब जो हुगली रिवर है, एक बार थोड़ा ये देख लीजिएगा, यहाँ से फैक्ट्स आते हैं। हमने गंगा नदी देखी, गंगा नदी यहाँ से यहाँ तक बह रही थी, यहाँ से दो पार्ट में आ गई, एक पार्ट और दो पार्ट। ये वाला वेस्ट बंगाल, ये वाला बांग्लादेश का पार्ट है, ये वाला इंडिया में पार्ट है। हुगली नदी में यहाँ से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है दामोदर नदी, दामोदर। दामोदर, ठीक है। ये दामोदर इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसके इन सभी नदियों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, ये नदी कौन से कहाँ से निकलती है वगैरह सब, ठीक है। अब सिर्फ ये लिख लीजिए कि हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। एक तो होगी दामोदर, दूसरी है रूप नारायणी, और तीसरी है कंग साबती। कंग साबती, KANGSAATI। हुगली की ये सारी ये ट्रिब्यूटरी है, हुगली की ट्रिब्यूटरी है, 3 ट्रिब्यूटरी है, ठीक है भाई। यार बात तो बाहर जाके भी हो जाएगी, थोड़ा फोकस कर लो। ये हमने अभी तक कौन सी साइड की नदियाँ देखी है, लेफ्ट साइड की। अब हम राइट साइड की नदियाँ देखते हैं गंगा की। चलो चलते हैं। अब देखो, ये समझ आ रहा है, गंगा नदी देवप्रयाग से निकली थी। ऊपर से हमने एक व्यक्ति को देखा था जो बीड़ी पी रहा था, जिसको गंगा नदी ने बोला कम पियो। फिर आगे जाके एक डिस्ट्रीब्यूटरी बन गई थी जो हुगली के नाम से आगे चली गई। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि यहाँ से पंचप्रयाग, यहाँ पे 4 धाम होते हैं, एक को छोड़ दिया था, वो था यमुनोत्री। यमुनोत्री से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी है वो? यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी, और यमुना नदी प्रयागराज में आके मिलती है। तो इस प्रयाग का नाम क्या पड़ गया? प्रयागराज। मैंने 4 लिखवाए थे, यमुनोत्री, उसके बाद में गंगोत्री था। ये यमुनोत्री है, ठीक है। ये प्रयागराज है। नहीं, हाँ यहाँ से ना देवप्रयाग तो यहीं पे है। ये कौन सी नदी है? यमुना नदी। यमुना के बाद में 3 नदियाँ और मिलती है। मैं उस नाम को हटा रहा हूँ, फिर आप नाम देख लेना। हो गया इतना? लिख लिया? यहाँ से एक नदी आके मिलती है सोन। सोन की ट्रिब्यूटरी है रिहंद।
यहाँ पर एक नदी आके मिलती है करमनाशा, यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, करम नासा, और एक नदी मिलती है पुनपुन। क्या? सोनकी अरिहंद, ये जो आके मिल रही है ना, देखो ये गंगा नदी है, गंगा नदी में आके एक नदी मिलती है उसका नाम है यमुना, फिर यहाँ से मिलती है सोन, सोन में एक नदी मिलती है रिहंद, फिर यहाँ से दूसरी नदी मिलती है करमनाशा, और अगली नदी कौन सी है? पुनपुन। ये इतनी नदियाँ हैं। अब हमने यमुना नदी देखी है, तो यमुना नदी में भी कोई ना कोई नदियाँ मिलेगी। देखो यमुना नदी है, यमुना नदी से एक बार ये है करमनाशा, ये रिहंद RIHAND, हो गया इतना। अब आगे चलते हैं। यमुना रिवर है। अब एक बात सुनिए पहले, जो यमुना रिवर है, यमुना रिवर जब बह रही थी तो किसी ने बोला आपका बेटा खो गया। किसी ने क्या बोला? आपका बेटा खो गया। यमुना नदी को पूछा किसने? चंबल ने। तो यमुना नदी ने चंबल से पूछा कि चंबल सिंह का बेटा कौन? क्या पूछा? चंबल सिंह का बेटा कौन? तो यमुना नदी ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? उत्तर हम बाद में देखेंगे, पहले इसका देख लेते हैं। यमुना नदी है, यमुना नदी में पहले कौन आएंगे? चंबल। तो यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? चंबल। सिंह यानी कि सिंध, सिंधु नहीं है ये सिंध है। बेटा फॉर बेतवा, कौन मतलब केन। चंबल सिंह का बेटा कौन? चंबल फॉर चंबल, सिंह यानी कि सिंध, बेटा फॉर बेतवा, कौन मतलब केन। यमुना नदी से किसने पूछा? चंबल सिंह ने। चंबल सिंह का बेटा कौन? तो कौन है वो हम देखेंगे। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो यमुना नदी ने उत्तर क्या दिया? तो यमुना नदी ने उत्तर दिया टॉन्स और हिंडन। टॉन्स और हिंडन। तो ये यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी होगी सारी। अब ये देखिए, जो हमने पहला क्वेश्चन मार्क लगाया है वो सारी की सारी यमुना नदी की राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज है, और जो दो ऊपर हमने पढ़ी है HINDN, हिंडन और टॉन्स, ये यमुना नदी की लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार चंबल नदी को भी देख लेते हैं। इसी में बना दूँ, यहाँ पे समझ जाओगे। जो चंबल नदी है, नीचे नोट करके लिख ली ना, चंबल नदी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं।
चंबल रिवर, चंबल रिवर ऐसे करके यमुना में मिल रही है। चंबल रिवर किस में मिल रही है? यमुना में। इसमें इस साइड से एक रिवर आके मिलती है, इसका नाम होता है बनास। क्या नाम होता है? बनास। इधर से एक नदी मिलती है शिप्रा, और एक होती है काली सिंध। शिप्रा, काली सिंध, ये नदी ऐसे बह रही है, ठीक है। तो एक आ जाएगी पार्वती। चंबल नदी हमने डायग्राम बना लिया, इसमें यहाँ से बनास, शिप्रा, काली सिंध और पार्वती। लेकिन चंबल नदी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं। क्या देखते हैं? शिप्रा नदी है वो ओरिजिन कहाँ से होती है? शिप्रा नदी जो है वो मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश है उसके महू, महू से क्या होती है? ओरिजिन होती है, ठीक है। चंबल नदी के ऊपर, जो चंबल नदी है वो कौन से स्टेट से होकर बहती है? कौन कौन से स्टेट से? ये कई बार क्वेश्चन आ रखा है कि चंबल नदी किस स्टेट से होकर नहीं जाती? नहीं जाती। ये 3 स्टेट से होकर जाती है, यूपी, एमपी और राजस्थान। ये 3 स्टेट से जाती है। तो नहीं जाती हो तो आप कर ही लोगे, फिर ये लिख लेना, ये आता है क्वेश्चन। चंबल नदी के ऊपर 4 डैम है। चंबल नदी के ऊपर डैम कौन कौन सा है ये भी देख लेना। एक है राणा प्रताप सागर, एक है जवाहर सागर, एक है कोटा बैराज, और तीसरा है गांधी सागर, चौथा। अब देखिए एक बार पहले सुन लीजिए इस चीज़ को। चंबल नदी के ऊपर कितने डैम हैं? 4। कौन कौन से? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज और गांधी सागर। इनमें से जो पहले 3 डैम मैंने लिखे हैं, ये तीनों डैम कौन से स्टेट में? राजस्थान में। कौन से स्टेट में? राजस्थान में। और जो गांधी सागर डैम है ये कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। तो चंबल नदी के ऊपर ही 4 डैम है, यमुना पे मत कर देना। चंबल नदी के ऊपर 4 डैम, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज और गांधी सागर। अभी तक हमने जो आज मतलब जो पढ़ा है नदियों के बारे में, उसको एक डायग्राम में लेके आते हैं। अब थोड़ा आप खुद हेल्प करना मेरी। यहाँ से हम देवप्रयाग से स्टार्ट करें, ठीक है। ये कौन सी नदी आई है? गंगा नदी आई है। यहाँ से कुछ अलग हो रहा है। कौन सी नदी है ये? हुगली, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक व्यक्ति की बात की थी, एक व्यक्ति की बात की थी। वो व्यक्ति कौन था? R ट्रिपल जी।
ठीक है। और ये क्या पीता था? बीड़ी। गंगा नदी ने क्या बोला? कम पी। आर फॉर रामगंगा, जी फोर जी फोर जी फोर बीडी फोर, के फोर कोसी, और एम फोर महानंदा। ठीक है, यहाँ पे साथ में मैं नाम लिख रहा हूँ, आर जी 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 बी डी के और अम। इतना देखा था हमने। फिर हमने क्या किया, फिर यहाँ से एक नदी आ रही थी और वो ऐसे करके मिल रही थी, जिसका नाम हमने क्या रखा था? यमुना नदी। यमुना नदी आके मिली। फिर यहाँ से एक नदी आके सो, फिर यहाँ से एक नदी आके मिली करमनाशा, फिर यहाँ से एक नदी आके मिली पुनपुन। इतनी नदियाँ देखी थी हमने। ठीक है, फिर ये कौन सी है? यमुना। ठीक, फिर यमुना के अंदर हमने कुछ ट्रिब्यूटरीज और देखी। यमुना के लिए हमने क्या याद किया था? चंबल सिंह का बेटा कौन? तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो चंबल नदी ने क्या बोला था? टोंस और हिंडन। टोंस, हिंडन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। समझ में आ रहा है हम कैसे चले हैं? ये सारा का सारा हम एक साथ में लेके आ गए हैं। अब चंबल नदी के ऊपर हमने 4 डैम देखे, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और गांधी सागर। इनमें से गांधी सागर एक ऐसा डैम है जो मध्य प्रदेश में है और बाकी सारे डैम हमारे राजस्थान में है। और चंबल नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 3 राज्यों से। कौन कौन से? यूपी, एमपी और राजस्थान। सरल लगा? थोड़ा सी कुछ फैक्ट्स लिख लेते हैं हम। जो कोसी नदी के बारे में लिखो, नोट करके लिखना है। जो कोसी रिवर है ये वाली, इंग्लिश वाले लिख लीजिए। कोसी रिवर को सोरो ऑफ बिहार कहते हैं, बिहार का शोक। कोसी नदी को सोरो ऑफ बिहार, हिंदी में बिहार का शोक, बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है। तीसरा, नेक्स्ट, मतलब इसी में नोट में एक पॉइंट बनाते चलिए। हमने इसमें एक चीज़ और देखी थी, ये जो हुगली रिवर है, हुगली रिवर में मैंने बोला एक इंपॉर्टेंट नदी आके मिलती है इसमें। वो नदी कौन सी थी? दामोदर। दामोदर रिवर। तो दामोदर रिवर के बारे में लिखे सेकंड पॉइंट कि दामोदर रिवर को वेस्ट बंगाल का सोरो, सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, बंगाल का शोक कहते हैं। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिख लिए। अब देखिए मैं जो पॉइंट कर रहा हूँ उन नदियों का नाम देखिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी कुछ कई बार क्वेश्चन बनते हैं। ये देखिए, ये कौन सी है? गोमती, घाघरा, गंडक। जो घाघरा नदी, इसके ऊपर पॉइंट कीजिए, एक स्क्वायर बना देता हूँ। एक घाघरा और कोसी, ये जो दोनों नदियाँ, ये दोनों नेपाल से निकलती है और बाकी सारी की सारी भारत से निकलती है। घाघरा, कोसी, एक गंडक। घाघरा, गंडक, कोसी, ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती है? नेपाल, हिमालय। कहाँ से निकलती है? घाघरा, गंडक और कोसी,
ये तीनों की तीनों नदियाँ नेपाल हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से। और बाकी नदियाँ कहाँ से निकलती है? भारत से। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ नेपाल से संबंधित है? नाम दे दिया रामगंगा, बूढ़ी गंडक, गंडक और यमुना। तो कौन सी है? गंडक। ठीक है। तीसरा, जो घाघरा नदी है, नेक्स्ट पॉइंट बनाना नोट में ही। जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी को नेपाल में शारदा नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी से? शारदा। शारदा नदी जब भारत में एंटर कर जाती है तो यहाँ पर हमारी एक नदी आके मिलती है जिसको बोलते हैं सरयू, जिसके किनारे हमारा अयोध्या बसा हुआ है। तो सरयू किस नदी की सहायिका है? घाघरा की। लिख लीजिए, ये पॉइंट लिख लीजिए, फैक्ट्स आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक हमने यहाँ पे लिखा था क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी लिखा था ना हमने, एक चंबल की जो ट्रिब्यूटरी है। क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर है? उज्जैन। तो उज्जैन किस नदी के किनारे हैं? क्षिप्रा नदी के किनारे। सरयू, अच्छा, जो शारदा नदी है इसमें एक नदी आके मिलती है सरयू, जिसके किनारे अयोध्या है। इसी में राम ने समाधि ली थी, सरयू में। अच्छा, कुछ फैक्ट्स और आते हैं, जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट जो नदियाँ होती है और कुछ इम्पोर्टेंट शहर होते हैं, तो उनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो गंगा नदी है उसमें जो सोन किस जगह पे आके मिलती है। जो गंगा नदी है उसमें कोई दूसरी नदी है, रामगंगा हुई, वो कौन सी जगह पे आके मिलती है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ नदियाँ हैं, उनके शहर के नाम भी लिख लेते हैं। बता देता हूँ, बस 2 मिनट हो रही है। गंगा प्लस सोन, ये दोनों कहाँ मिलती है? पटना में। एक एग्ज़ाम में आ रखा तो मैंने देखा ये करवा ही दूँ, ठीक है। नेक्स्ट है गंगा और रामगंगा। गंगा और यमुना तो आपको पता ही है, और गंगा और गोमती ना, गोमती, ये मिलती है गाजीपुर में। यमुना प्रयागराज, और गंगा और रामगंगा मिलती है कन्नौज। अच्छा, कोई बता सकता है कि गंगा नदी की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना देखी थी हमने कहाँ से आ रही थी, तो गंगा रिवर की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना। याद रहेगा तो ठीक है, या फिर लिख लीजिए। ठीक है, फिर ये गंगा रिवर हमारी कंप्लीट हुई। कल से हम सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों कर लेंगे। हर एक की याद नहीं कर सकते ना। जो यमुना का मैंने भाई सच देखो, मैंने पता नहीं यमुना की लंबाई, क्योंकि मेन नदियाँ होती हैं ना उनकी लंबाई याद रखते हैं। हाँ, ये तो वो गोदावरी वगैरह ये हम करें, वो हम करेंगे ना।
नर्मदा नहीं है, नर्मदा दक्कन में पड़ जाती है। वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे कि देखो वो प्रायद्वीप है, भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है। नर्मदा और तापी नदी दो है, एक नर्मदा नदी है और एक है ताप्ती नदी। ये दोनों नदियाँ ऐसी है, मोस्टली नदियाँ किस साइड में बहती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। मगर जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी और तापी नदी है, वो इस साइड में बहती है, वेस्टर्न साइड में, और जो विंध्यन रेंज के समानांतर पैरेलल बहती है। इस वजह से वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और इसके ऊपर काफ़ी डैम है, जलप्रपात है। ठीक है, थैंक यू। बढ़िया लगी? अगर कोई डाउट हो तो बता देना। यहाँ पर उसी का रूल लगता है, दूसरी कंट्री का रूल रहेगा, मतलब अपने यहाँ की फोर्स भी उसमें एंट्री नहीं कर सकता। हाँ ये रहेगा रूल, जो रहेगा वो क्या रहेगा, ये होगा। ठीक है ना? चलो अब जो है